अस्सलामुअलैकुम कैफे स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ एग्जाम गाइडेंस दे दूं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, लिमिटेड डेट्स आपके पास रह गए हैं, तो कुछ सीक्वेंस आपको बना के दे दूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहे। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई की है। सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आपको बताऊंगा कि यार इस दफ़ा के हिसाब से आपने किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देन उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपने किस अंदाज में आपकी वर्किंग होगी, और लास्टली आपने आई के पेपर वाले दिन आपने अपने 15 एडिशनल मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन ए, जो कि हमारा माइक्रो और बेसिक के ऊपर बेस कर रहा होता है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। इसके अंदर जैसा कि आपको मालूम है 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है, बाकी 4 क्वेश्चन होते हैं। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बेसिक का आता है। इस दफा जो बेसिक के लिए आपने मेन पहले फोकस करना होगा, आपने पीपीसी के ऊपर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर करना होगा, और इसके साथ फ्री मार्केट इकोनॉमी करेंगे। इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का जो कंपैरिजन आ रहा है अपना फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ, इसको करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ छोटी मोटी जो स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 1 और 2 के अंदर छोटी मोटी चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एजेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल बेसिक की कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, इसको भी आपने करना होगा। ठीक है। सेकेंडली, माइक्रो की अगर बात करूं, मार्केट स्ट्रक्चर लाजमी करना है। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो ये परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लास्ट अटेम्प्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी आपने मार्केट स्ट्रक्चर पूरा करना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी करना है, परफेक्ट कंपटीशन को भी करना है, मोनोपोली को भी करना है, डियोपोली को भी करना है, ओलिगोपोली को भी करना है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी करना है। क्योंकि अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स का एनालिसिस करूं, यानी लास्ट 40 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करूं, तो माइक्रो के सेक्शन में, सेक्शन ए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर में से आए हैं। और मेरे ख्याल से अब तक लास्ट 20 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए वो 48 टू 49 क्वेश्चन आए। ठीक है। हर अटेम्प्ट का एक कंफर्म क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको आपने हर एंगल से करना है। इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी आपने देखने हैं। डियोपोली को अब तक एसेस नहीं किया गया, लेकिन डियोपोली का क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है, वहां से आप उसको कर लें। अगर आएगी तो बेसिक डेफिनेशन आएगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपने पूरा करना है। ठीक है। देन इसके बाद मैं अगर बात करता हूं, लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, प्राइस डिटर्मिनेशन को मिल मिला के आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको लाजमी कर लें, ये एक आपका कंफर्म क्वेश्चन हो जाएगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट अटेम्प्ट में कार्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, करना इसको भी है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आने का चांस ज्यादा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी करें, इनडिफरेंस कर्व को करें, या क्वेश्चन बैंक में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केसेस हैं प्राइस इफेक्ट के व्हेन इंडिपेंडेंट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो इसको लाजमी इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन ये हो गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको इनडिफरेंस कर्व के साथ या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के साथ आप करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्ट कर्व की, अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है कॉस्ट कर्व का। कॉस्ट कर्व की स्पेशली जो पास पेपर में 2016 में जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आई थी, और क्वेश्चन बैंक के अंदर भी वो न्यूमेरिकल गिवन है, वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लाजमी करिएगा। इसी तरह YATC कर्व इस यू शेप आता है। इसी तरह लॉन्ग रन ATC कर्व के थ्रू आपने जो है अपना इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज और स्केल को बताना होता है, तो इसको लाजमी करिएगा। कॉस्ट कर्व लाजमी करें आप लोग। ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ रिटर्न्स को करें। स्प्रिंग 2020 के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया है, लास्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं आया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी कर लें। और इसके साथ साथ आप लोग अपना क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को भी एक नजर मार लीजिएगा। तो एक फास्ट रिकैप कर रहा हूं कि माइक्रो में आपने क्या क्या करना है। इस दफा माइक्रो के लिए जो आपकी सीक्वेंस सेट हो रही है, सबसे पहले बेसिक की बात करूं, पीपीसी किया, फ्री मार्केट इकोनॉमी किया, फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ आपने इकोनॉमिक एजेंट कर लिया, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का कंपैरिजन आपने कर लिया फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव यानी जो स्टेट टैक्स का आपका स्टार्टिंग के जो 1-2 चैप्टर हैं। इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर आपने पूरा करना है। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटीज, प्राइस डिटर्मिनेशन को आपने इसको लाजमी करना है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाजमी करें, इंडिफरेंस कर्व को करें, कॉस्ट कर्व करें, और इसी तरह लॉ ऑफ रिटर्न्स की चीजों को एक हल्का सा एक नजर मार लीजिएगा। अब मैं आता हूं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी नॉर्मली मैक्रो एंड फाइनेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। 7 क्वेश्चन आते हैं, आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब नॉर्मली इसमें सबसे पहले तो आपने नेशनल इनकम करना है। ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट को कि भाई नेशनल इनकम लाजमी करो। नेशनल इनकम पूरे मैक्रो की बैकबोन है।
लास्ट अटेम्प्ट में नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सर्कुलर फ्लो डायग्राम के, इसके बावजूद भी आप नेशनल इनकम पूरा करेंगे, नेशनल इनकम की थ्योरी भी आप लोग करें और इसकी कैलकुलेशन भी करें, जिस अंदाज की कैलकुलेशन अवेलेबल है पास पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी कैलकुलेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस अवेलेबल है, तो इसको लाजमी देखिएगा। तो नेशनल इनकम आपने लाजमी करना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन लाजमी करें, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसके डिटर्मिनेंट्स, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, उसकी काइंड्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स, एमईसी के डिटर्मिनेंट्स, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पूरा डिटेल में करें। इसके साथ कंजम्पशन सेविंग को भी हल्का सा नजर मार लीजिएगा। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी लाजमी करें, मॉनेटरी पॉलिसी लाजमी करें, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर हल्का फुल्का क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट अटेम्प्ट में भी, उससे पहले भी आ चुका है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी लाजमी करें। मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेशली जब आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के हिसाब से या क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के हिसाब से, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने लाजमी करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में करेंगे। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो आपने लाजमी करने हैं, तो ये आपने मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। इसी तरह आपने कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन लाजमी करना है, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन लाजमी करना है। लास्ट अटेम्प्ट में इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन जो आपका आया, इन्फ्लेशन पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इस दफा आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट करें, अनएम्प्लॉयमेंट की आप लोग काइंड्स करें, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस करें। इसी तरह शॉर्ट रन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व लाजमी करें, शॉर्ट रन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व करें। और इन्फ्लेशन को भी एक नजर मार लें, इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन कर लें, या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने के भी चांस लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहां पे ये भी कर लिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं, आपने यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल इंडिकेटर्स लाजमी करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी कंड्यूसिव फैक्टर्स, इसकी कॉस्ट, इसके बेनिफिट्स, इसी तरह बिजनेस साइकिल तमाम स्टेजेस आप करेंगे, यानी उसके जो फेजेस आते हैं, बूम, रिसेशन, डिक्लाइन, रिकवरी वगैरह, उसको आप करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, इंडिकेटर्स करेंगे, तो इसको आपने लाजमी करना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने और क्या करना है, आपने फाइनेंस, उसका मैं बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट में मनी मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इस दफा कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को लाजमी करें, हर एंगल से करें। डेरिवेटिव मार्केट बड़ी आसान है, बेसिक ही हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, बहुत ही कॉन्साइज करके डेरिवेटिव मार्केट को देखें, उसमें ओटीसी, ईटीडी को देखें, ऑप्शन को देखें, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को आप देखें। इसी तरह कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, इसी तरह कैपिटल मार्केट के जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसी तरह उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह देखें। ठीक है, मनी मार्केट को एंड में एक नजर मार लीजिएगा। पब्लिक फाइनेंस को देख लें। टैक्सेशन की बात करूं, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन टैक्सेशन के ऊपर आए, लेकिन इसके बावजूद भी टैक्सेशन आप करें क्योंकि आसान है। और टैक्सेशन में क्या करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लोग कर लें। इसी तरह मनी के ऊपर, मनी के चैप्टर पे लास्ट अटेम्प्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, बल्कि अलग अलग क्वेश्चन बने, हल्का सा बता भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10A सबसे पहले बना था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपका बना था। देन इसके बाद 11A आपका बना था, केनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप बना था। देन इसके बाद 11C बना था, डिसफंक्शंस ऑफ मनी आपका बना था। टोटल ये 9 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो आपने मनी को बिल्कुल एंड में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे इस अंदाज में आपने सीक्वेंस बतानी है। फास्टली दोबारा बता रहा हूं, नेशनल इनकम करें, इन्वेस्टमेंट फंक्शन करें, मॉनेटरी पॉलिसी करें, फिस्कल पॉलिसी को एक नजर मार लें। इसी तरह आपने कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन लाजमी करना है। इसी तरह आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल इंडिकेटर्स लाजमी करना है। मनी, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट लाजमी आपने करना है। पब्लिक फाइनेंस कर लें। और इसी तरह थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केनेजियन की थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपने नजर मारनी है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं फिर यहां पे बात करूं, आपने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट लाजमी करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट लाजमी करना है। हालांकि लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए 12B, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट आए, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट लाजमी करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कॉजेस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ टू ओवरकम, इसको लाजमी आपने करना है। एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट की डेफिनेशन, इनके एडवांटेजेस आपने लाजमी करने होंगे। ठीक है, इसी तरह कंजम्पशन सेविंग को हल्का फुल्का आप नजर मार सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, मल्टीप्लायर एसिलरेटर की कैलकुलेशन लाजमी करें। लास्ट अटेम्प्ट में मल्टीप्लायर पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर आया है। मल्टीप्लायर को दोबारा करें आप लोग, मल्टीप्लायर की न्यूमेरिकल एग्जांपल
आपके स्टडी टेक्स्ट में अवेलेबल है, पास पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए। इसी तरह एसिलरेटर की कैलकुलेशन आने का चांस ज्यादा लग रहा है, उसको लाजमी आपने देखना है। क्वेश्चन बैंक के अंदर एसिलरेटर की कैलकुलेशन अवेलेबल है, उसको लाजमी करिएगा। इसी तरह एसिलरेटर की प्रिंसिपल, उसकी अजम्पशंस वगैरह को आपने लाजमी देखना है। इसी तरह मैंने प्राइस इंडेक्स आपको बता दिया, तो ये आपका मैंने माइक्रो मैक्रो की चीजों को मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया। अच्छा देखें, दोबारा स्टार्ट में भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, ये सीक्वेंस मैंने बनाई है। इसके अलावा भी जो छोटी मोटी चीजें हैं आपने उनको भी एक नजर मारना है। ये नहीं है कि यार आप सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाओ, ये सीक्वेंस एक बता दी कि इसको करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी चीजों को भी करना है क्योंकि आई कैप है, प्रोफेशनल एग्जाम है। तो ये इंटर बीकॉम का पेपर नहीं होने जा रहा कि यार आपको मैंने 15-20 क्वेश्चन बताया तो आप उसमें से कर लोगे। या इसको एक और मैं आसान करके बता दूं कि हमारा केएनएस के अंदर जो मिड टर्म, ग्रैंड टेस्ट और मॉक का पेपर हुआ था, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह आई कैप की 100% सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह उसी के ऊपर चीजें आपकी घूम रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको सीक्वेंस बता दी। अच्छा, एमसीक्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं कि बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एमसीक्यूज में क्या करना है, एमसीक्यूज की कहां से प्रैक्टिस करें, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज काफी हैं या वो फॉर एग्जांपल आई कैप के पास पेपर के एमसीक्यूज करें या कोई हमें लिंक वगैरह बता दें। यार मैं हमेशा कहता हूं भाई, हमारा जो पेपर आई कैप का पेपर है वो थ्योरेटिकल है, 85 मार्क्स की थ्योरी आती है और जो एमसीक्यूज आपके बनते हैं उसी थ्योरी में से आपके बनते हैं। अगर आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप 15 एमसीक्यूज बड़े मजे से टैकल कर लोगे। आपने थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं किया और आप एमसीक्यूज के आपने 1,500-2 हजार एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, कोई फायदा नहीं होगा। आई कैप ने हल्का सा एमसीक्यू को ट्विस्ट किया, आप उसको कभी भी टैकल नहीं कर पाओगे। तो अपने 85 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, जितने भी एमसीक्यूज आप कर सकते हैं आप कर लें, क्वेश्चन बैंक में से कर लें, आई कैप के पास पेपर में से आप कर लें। या मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड में काम किया हुआ, वहां पे पूरी हमें ट्रेनिंग दी गई थी, एमसीक्यूज कैसे बनाने होते हैं, क्या काम करना होता है, किस अंदाज में, तो सारी वर्किंग मालूम है। अगर आपके 15 एमसीक्यूज आते हैं तो 15 एमसीक्यूज आपके 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहे होते हैं। मतलब 5 आपके इजी होंगे, 5 आपके मॉडरेट एवरेज होंगे, 5 आपके डिफिकल्ट होंगे। एक पढ़ने वाला बच्चा बड़े मजे से, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, 85 मार्क्स की थ्योरी उसकी स्ट्रॉन्ग है, आप वो बड़े मजे से 9, 10, 11 एमसीक्यूज बड़े मजे से क्लियर कर सकता है। फिर मैं उसके बाद कहता हूं कि यार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल अगर 2-4 में आपको प्रॉब्लम हो भी रही है, आप उसमें देखें जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, उन बेस्ट को आप लोग जो है कर लें। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूं कि यार एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों ने क्या करना है। स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं एक दिन पहले, जो मैंने नोट किया, पूरी रात जाग के स्टडी कर रहे होते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को एक गाइडलाइन देता हूं कि भाई आपने अपनी जो रूटीन है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है कि पूरी रात आप जागे हुए हैं, पूरी रात जाग के नहीं करना। आपने अपनी रूटीन को फॉलो करना है। ये होता है कि एग्जाम से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, 3 दिन तक नहीं सोए, चाय कॉफी पी के जाग रहे होते हैं। भाई ऐसी गलती नहीं करना। आप पेपर देने जाओगे, आपका दिमाग भारी हुआ होगा, आप कभी भी चीजों को टैकल नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, अपनी नींद को पूरी करना है, जिसकी जो रूटीन है उसको उसके हिसाब से लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को रात में पढ़ने की आदत है, अब ये नहीं कि यार मैंने वो बोला कि यार सर ने बोला कि नींद पूरी करने तो रात में सो रहे। जिसकी रूटीन एक बनी हुई है, रात में वो स्टडी करता है, वो रात में स्टडी करेगा। जिसकी रूटीन है रात में 1:30 बजे सो जाता है, वो 1:30 बजे अपनी सो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि पूरी रात जाग के नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप जाएंगे, दोपहर में आपका पेपर है, अगर आप पूरी रात जागेंगे, आपका दिमाग भारी हो रहा होगा, आप कभी भी चीजों को प्रॉपर टैकल नहीं कर पाओगे, आपको पेपर समझ में नहीं आएगा। तो आपने अपनी नींद को पूरी करना है और एक दिन पहले कोई नई चीज आपने स्टार्ट नहीं करनी, उन्हीं चीजों का आपने रिवीजन करना होगा। अब आ जाते हैं 4 मार्च को, पेपर डे है। दोपहर में आप लोगों का पेपर होता है, सुबह आप लोग उठें, जो भी आपकी रूटीन का टाइम है, जितने बजे, 9 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जो भी आपकी रूटीन है उसी टाइम पे आप उठें। उसके बाद कोई नई चीज नहीं करें, आपने पुराना हल्का फुल्का रिवीजन कर लिया, रिवीजन करके आप कर लें। कोई नई चीज आप नहीं करिएगा कि यार अब आपने नई चीज कोई भी नहीं करनी है, आपने अपना एक फास्ट रिवीजन कर लिया। अब आपका पेपर के लिए आपने निकलना है। अच्छा, मैं हमेशा इसको बताता हूं, जरूरी है, दोपहर में पेपर होता है, घर में अम्मी वालदा क्या करती हैं, अपनी मोहब्बत में आपके लिए लंच भी प्रॉपर एक बेहतरीन किस्म का बना लेती हैं, क्या बेटा या बेटी लंच करके जाए। भाई आपने कोई हैवी डोज नहीं लेनी। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, इकोनॉमिक्स का पेपर आपका दोपहर में, आफ्टरनून में होता है, आपने लाइट डोज लेके जानी है। सैंडविच खाएं,
कोई आप जूस वगैरह पी के जाएं, दही खा के जाएं, कोई आपने हैवी डोज नहीं लेने की, आप बिरयानी खा के जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर ये करेंगे ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। आपने लाइट डोज के साथ आपने आई कैप जाना है, कोई हैवी डोज नहीं लेनी। जब आई कैप जा रहे होंगे तो अपने साथ आपकी स्टेशनरी बॉक्स वगैरह सारी चीजें, ब्लैक पेन वगैरह चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आपने पूरा पेपर जो है ब्लैक पेन से करना होता है, ब्लैक इंक से आपने करना है, तो ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक बॉल पेन ये आपके पास होना चाहिए, और 2-3 एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्लास में जो वर्किंग करता था पिकासो के बॉल पेन से करता था, इत्तेफाक से वो एक ही पेन लेके गया, एग्जाम में पेन उसका इंक खत्म हो गई, इन्विजिलेटर को कह के उसने साथ वाले से बोरो किया, उसके हाथ में पियानो का बॉल पेन आ गया, अब वो उसको लिखने में राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, राइटिंग भी खराब हो गई। तो क्लास में जो रूटीन आपकी बनी हुई थी, आपने अगर पिकासो के बॉल पेन से या पॉइंटर से, डॉलर के पॉइंटर का आप इस्तेमाल कर देते, 2-3 अपने साथ ब्लैक एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। आपने डायग्राम हर चीज आपने ब्लैक पेन से करनी होती है, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के पेपर में अपना कैलकुलेटर आप लोग लाजमी लेके जाइएगा, लाजमी लेके जाइएगा, ये चीज आपने करनी है। अच्छा, एक चीज ये भी आ रही है, एडिशनल 15 मिनट्स पे आने से पहले एक सवाल ये भी आ रहा है कि बच्चों का, कुछ ए लेवल्स के स्टूडेंट की कॉल आई कि सर पेपर निकल के नहीं दे रहे हैं, हालांकि हमने तो ए लेवल्स की A2 की इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जो कि नो डाउट बड़ी हाई फाई है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है और आई कैप के उसके मुकाबले में काफी आसान है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पेपर को टैकल नहीं कर पा रहे, पेपर 1-2 अटेम्प्ट से हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा। उसकी रीजन सुने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी ए लेवल्स को पढ़ाता रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप लोग क्या गलती करते हैं। मुझे ये बात मालूम है कि नो डाउट ए लेवल्स की इकोनॉमिक्स बड़ी हाई फाई है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स के ऊपर चीजें आती हैं, और हमारे आई कैप में इतने करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं आती, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स हमारी आती है। मेन जो फेलियर का इसमें रीजन है, मेन रीजन ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, वही जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो आप लोग सारे आई कैप के पेपर में अपनी डाल रहे हो। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ए लेवल्स में ये होता था कि जहां पे भी डायग्राम आप ऐड कर सकते थे, आप डायग्राम में ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल उसने सिंपली इलास्टिसिटी का कोई क्वेश्चन पूछा, उसने डायग्राम नहीं पूछा, लेकिन आप ए लेवल्स में क्या करते थे, आप इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड के डायग्राम बनाते थे। आई कैप में ऐसा नहीं है, आई कैप में जो चीज वो पूछे डायरेक्ट आपने वो बतानी है, आपने अपनी कंक्लूजन, आपने अपनी डिस्कशन नहीं करनी जो आप ए लेवल्स में किया करते थे। यहां पे आई कैप की रिक्वायरमेंट के टू द पॉइंट रहते हुए आपने काम करना होगा, अननेसेसरी अपनी कॉन्सेप्चुअल चीजों को ऐड नहीं करना होगा, जो चीज पूछ रहे वो करें, इंशाल्लाह पेपर आप लोगों का मजे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं एडिशनल 15 मिनट से पहले एग्जामिनेशन हॉल जाना है। ये भी कैजुअल की बात है, लेकिन बच्चा फेस करता है, कराची का बच्चा ज्यादा करता है, लाहौर में भी हो सकता है ट्रैफिक का मसला आता हो। पेपर अगर 2:30 बजे, बच्चा बोलता है बाइक पे मैंने जाना है, मैं निकलूंगा 2:30 बजे, पेपर है 2, 2:15 पे निकलूंगा, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई ऐसी गलती नहीं करना, कोशिश करो एग्जामिनेशन हॉल आधा घंटा पहले पहुंचो। ये 3-4 सेमेस्टर पहले के कराची का कैफ 2 का ही पेपर था, मैं आपको बता रहा हूं, शारे फैसल पे गैस पाइपलाइन फटी थी, इकोनॉमिक्स का पेपर था, बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच पाए, जो जल्दी निकल गए थे। अगर 2 बजे पेपर था, 12 बजे 12:15 बजे निकल गए थे अपने घर से, तो वो तो फिर भी पहुंच गए, 2 बजे तक पहुंच गए। लेकिन जो बिल्कुल निकले कि यार 2 बजे पेपर है, 1:45 पे निकलेंगे, वो वहां पे नहीं, लेट वो पहुंचे। तो भाई कराची है या पाकिस्तान है, यहां पे अचानक ट्रैफिक जाम हो जाती है, यहां पे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें आप जल्दी निकले, कम से कम एटलीस्ट आप आधे घंटा पहले जो आई कैप के एग्जामिनेशन हॉल के उधर वहां पे आप पहुंच जाएं, वहां पे रिलैक्स करना। अच्छा, एक और चीज मैं नोट करता हूं, बच्चा क्या करता है, 2 दोस्त एक साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक दोस्त मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 2 दोस्त पीछे बैठे हुए, सारे हैंडआउट्स पकड़ के रिवाइज कर रहे हैं। भाई ये गलती नहीं करो यार, 3-4 महीने के अंदर आपको टाइम मिला, उसमें चीजें आपने कर ली, अब आप कौन सा तीर कोई मार लोगे। अपने साथ आपका सिर्फ स्टेशनरी बॉक्स होना चाहिए, स्केल वगैरह, ब्लैक पेन, कैलकुलेटर, चीजें आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई चीजें अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि नोट्स का पूरा आप लेके जा रहे हैं, अपने हैंडआउट्स लेके जा रहे हैं, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि पैनिक ही होगा। ठीक है, आप आ गए एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर आपको मिल गया, एडिशनल 15 मिनट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एडिशनल 15 मिनट्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी तरफ जा रहा हूं, आपको पेपर मिलेगा, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, अगर आपने इन 15 मिनट्स को टैकल कर लिया, एडिशनल 15 मिनट्स में अपनी प्लानिंग कर ली, तो इंशाल्लाह बड़ा पेपर आपका बेहतरीन होना है। आपने पहली दफा पेपर रीड करोगे, नोट कर लो, वहां पे देख लेना,
आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस होता है। कम से कम पेपर को 3 दफा रीड करना होगा। पहली दफा पेपर रीड किया, आपने 1-2 घूंट पानी के पिए, 1-2 सिप आपने लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, पेपर को 2 दफा रीड करना है, 3 दफा रीड करना है। कम से कम 3 दफा जब पेपर को रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 3 दफा कम से कम आपने पेपर को रीड करना होगा। इसी तरह उसी में आपने अपनी प्लानिंग करनी है कि यार आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सेक्शन ए में तो कोई चॉइस होती नहीं है, सेक्शन बी में मैंने देखना है कि यार 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। अब आपने देखना है कि यार कौन से क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग है, आपने उसके ऊपर वहीं पे वर्किंग कर लेनी है। इसी तरह एडिशनल 15 मिनट्स के अंदर भी आपने एमसीक्यूज को टैकल कर लेना है। यानी आपने देख, राइटिंग आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप पेपर रीड करके आप देख लोगे कि यार कौन से एमसीक्यूज क्या है, तो आपने इन 15 मिनट्स में एमसीक्यूज के ऊपर भी वर्किंग कर लेनी है। तो यहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसी तरह जब आपको एग्जामिनेशन कॉपी मिलेगी तो आपने उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है लाजमी पढ़िएगा। क्वेश्चन पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको लाजमी पढ़िएगा, लाजमी पढ़िएगा। उसके बाद पेपर आपने स्टार्ट करना है। तो एडिशनल 15 मिनट्स में आपने अपनी वर्किंग करनी है कि माइक्रो के कौन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैक्रो के में चॉइस है तो वहां से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो इसको आपने करना है। फिर आपका पेपर स्टार्ट हुआ, जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज नॉर्मली आती है, आपने हर क्वेश्चन नए पेज से आपने करना होता है। इसी तरह आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको कंप्लीट करें। लेकिन कभी कभार ये भी होता है, पढ़ने वाले बच्चे बाद में पेपर के बाद मुंह लटका के निकल रहे हैं, सर पेपर पूरा आता था, लेंदी बहुत था, पेपर हम कंप्लीट नहीं कर पाए। बेटा पेपर कभी भी लेंदी नहीं होता। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसको मालूम होता है कि बच्चा ये इतने टाइम में कर लेगा, उसके हिसाब से बनाता है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आप स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन में टाइम लगा देते हो कि फॉर एग्जांपल आपने 3 क्वेश्चन में 1.5 घंटा लगा दिया, अब आपके 7 क्वेश्चन बाकी हैं, 1.5 घंटे में होने का पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती है। वर्किंग करें यार, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 180 मिनट हो गए, डिवाइडेड बाय 10 कर लें, 18 मिनट में आपने एक सवाल करना है। अब मैं एक सवाल की बात कर रहा हूं तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों की बात हो रही है। कभी कभार ये भी होता है कि पार्ट ए आपका 3 नंबर का आ गया, पार्ट बी आपका 7 नंबर का आ गया, या पार्ट ए 5 नंबर का है, पार्ट बी आपका 5 नंबर का है। तो आपने यानी 3 घंटे में 180 मिनट है, 180 डिवाइडेड बाय 10 क्वेश्चन है, 10 किया तो आपने 18 मिनट में आपने एक क्वेश्चन लाजमी करना होगा। लेकिन माइक्रो के अंदर अगर मैं बताऊं, माइक्रो में ये भी होता है, माइक्रो में मार्क्स हर क्वेश्चन के अलग अलग होते हैं क्योंकि कंपलसरी सेक्शन है। ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आ गया, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आ गया, तो जो 6 नंबर वाले उस पर आप अपने टाइम को सेव करोगे। इसी तरह अगर आपने एडिशनल 15 मिनट्स के अंदर अगर अपने टाइम एमसीक्यूज को आपने टैकल कर लिया तो इंशाल्लाह, यानी आपने देख लिया तो आपके एमसीक्यूज के अंदर से भी आपका टाइम सेव होगा। उसके बाद आपका ये जो 18 मिनट का मैंने आपको बोला है, आप इसको 19 या 20 मिनट पे ला सकते हो। तो अब आपने पेपर जब आप कर रहे हैं, आपके पास आपकी घड़ी होनी चाहिए, आपने टाइम देखने हैं, 18 मिनट हुए। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, आप जगह छोड़ दें। आपको एक आइडिया होगा कि यार ये इतनी जगह में आ जाएगा, आप जगह छोड़ दें, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अगले क्वेश्चन में अपनी स्पीड को थोड़ा ज्यादा करें, ठीक है, और कोशिश करें आप 18 मिनट या 19 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करें। अब देखिए, सारी जो प्रैक्टिस होती है ये हमेशा घर के अंदर होती है। ये मिड टर्म या ग्रैंड टेस्ट वगैरह आप लोग करेंगे, या आई कैप का कोई भी रैंडम पेपर उठा लें, उसको आप घर बैठ के 3 घंटे में सॉल्व करें तो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस होगी। आई कैप का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उससे पहले होम ग्राउंड के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी मिड टर्म्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपका ग्रैंड टेस्ट अवेलेबल है, या आपका कोई मॉक एग्जाम अवेलेबल है, उसको करें। उसके बाद जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया है, जब उनसे मैंने फीडबैक लिया तो वो तो ये हमेशा कहते थे, सर हमने मिड टर्म ग्रैंड टेस्ट मॉक भी किया, देन उसके बाद हमने आई कैप के 2-3 पेपर भी उठाकर रैंडमली हमने उसको सॉल्व किया, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि हमने आई कैप में बड़े मजे से 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको मैंने एक सीक्वेंस बता दी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों ने फोकस करना है। अच्छा, एग्जाम में वर्कलोड एक ये ज्यादा आ जाता है कि बिल्कुल एक चीज रह गई कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी रिलैक्सेशन के ऊपर आप लोग टाइम नहीं लगाते एग्जाम से पहले, बिल्कुल मुस्तकिल पढ़ने में लगे हुए। ऐसा नहीं करें। हमेशा मैं कहता हूं कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले लड़कों को मैं बोलता हूं जिनका मोटरसाइकिल है, कार है, यार बाहर निकले, मोटरसाइकिल उस पर खुली हवा में निकले, राइड लगा के आए, इसी तरह किसी पार्क में चले जाएं। इसी तरह फॉर एग्जांपल
कुछ मूवीज वगैरह देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। ये नहीं है कि यार एग्जाम है तो आपने कोई काम ही नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ते रहना है। आपने अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है, और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है साथ के साथ चीजें कर रहा होता है तो उसकी डेली रूटीन फॉलो हो रही होती है। उम्मीद है ये चीजें आपको, बात ये सीक्वेंस आपको ये समझ में आई होगी। इंशाल्लाह 4 मार्च को आप लोगों का पेपर है, उसके बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि पेपर कैसा रहा आप लोगों का। और जिनको अब तक केएनएस का मिड टर्म ग्रैंड टेस्ट मॉक नहीं मिला वो मुझे कॉल कर व्हाट्सएप करें, मैं उस पर डायरेक्ट उनको सेंड कर दूंगा। वैसे तो ऑलरेडी मिल चुका है, इसमें से आप मिड टर्म ग्रैंड टेस्ट मॉक कर लेते तो इंशाल्लाह 100% आई कैप की कोर्स कवरेज आपकी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।